हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 की। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट 3 स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे हम कोर्स खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं और कोर्स समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आज हम फ्रिक्शन का ये सेकंड वीडियो है, यानी यूनिट 3 का ये सेकंड वीडियो है और पूरे कोर्स का 22nd वीडियो है। तो अगर बात करें तो फ्रिक्शन का जो पहला वीडियो था, जो लेक्चर नंबर 21 था, उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े थे, फ्रिक्शन की यूटिलिटी पढ़ी थी, फिर अलग से हमने स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन के बीच में डिफरेंसेस देखे थे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एक बार फ्रिक्शन का वीडियो और मैकेनिक्स के सारे वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें सारे में आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अभी भी आपके पास प्रॉपर समय, आप पूरी मैकेनिक्स को पढ़ के 80+ % मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे घर्षण के नियम की। ये जो एक टॉपिक है मींस लॉज ऑफ फ्रिक्शन, अगर इसकी बात करें तो ये अलग से भी आ सकता है। समझिए ध्यान से कि घर्षण के नियम बताइए, और या तो जिस तरह घर्षण के 3 प्रकार होते हैं, गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण, तो अलग अलग भी पूछ सकता है कि स्थैतिक घर्षण के नियम, गतिक घर्षण के नियम और सीमांत घर्षण के नियम बताइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2024 यानी कि पिछले वर्ष 2023, 2019, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो स्थैतिक घर्षण का हो या फिर गतिक घर्षण का हो या फिर सीमांत घर्षण का हो। लेकिन अगर सिर्फ घर्षण के नियम आते हैं तो फिर हम कौन से लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो चाहे बॉडी मोशन में हो मींस गतिक घर्षण हो, चाहे स्थैतिक घर्षण हो या सीमांत घर्षण हो, सब पर ही वो नियम लागू होते हैं। तो जब हम इनको पढ़ लेंगे, अभी सीमांत वाला भी पढ़ेंगे, तो उसी के साथ हम पढ़ लेंगे घर्षण के नियम, जिसमें कि कुछ कॉमन लॉज होंगे फ्रिक्शन के। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं घर्षण के नियम में, तो घर्षण के नियम में अभी इधर लिखा हुआ है स्थैतिक घर्षण के नियम, फिर गतिक घर्षण के नियम और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे सीमांत घर्षण के नियम। तो अगर स्थैतिक घर्षण की बात करते हैं तो स्थैतिक घर्षण कब होता है, जब कोई दो वस्तुएं जो आपस में संपर्क में हो और एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष बिल्कुल विराम अवस्था में, मींस जैसे ये समतल है और इस पे कोई एक वस्तु रख दी जाए, तो ये विराम अवस्था की कंडीशन हुई। इस कंडीशन पे जो घर्षण काम करता है वो स्थैतिक घर्षण काम करता है। लेकिन जब कोई दो पिंड आपस में एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, देखिए शब्द आया गति करते हैं, तो उसको हम गतिक घर्षण, वहां पर गतिक घर्षण उत्पन्न होता है। तो अगर इनके नियम की बात करते हैं, तो अगर हम स्थैतिक घर्षण के नियम सिर्फ देखें, मान लीजिए एग्जाम में आता है कि डिफाइन द लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण के नियम बताइए, तो ये आप लिखेंगे। और जो कॉमन नियम आते हैं उन नियम में से भी कुछ नियम ऐड कर देंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो देखिए, घर्षण बल एक स्वतः समंजक बल है, यहां अंडरलाइन करेंगे, घर्षण बल एक स्वतः समंजक बल है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका सिर्फ मतलब ये है, इस लाइन को समझना भी जरूरी है कि देखिए जैसे ये बॉडी है, इस समतल के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर रखी है, हमने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी ऐसे मूव नहीं करी, वो तो हमने अभी आपको दिखाया। लेकिन कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जब इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसके मूवमेंट को रोक रहा है, तो सेल्फ एडजस्ट किया, यानी कि स्वतः समंजक बल हो गया। तो घर्षण बल एक स्वतः समंजक बल है स्थैतिक संतुलन की स्थिति में। किसमें? स्थैतिक संतुलन की स्थिति में इसका मान लगाए गए बल P के ठीक बराबर होता है। जब अगर संतुलन है, देखिए किस कंडीशन में बोला है, स्थैतिक संतुलन, ये हम बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये नहीं मूव कर रही, इसका मतलब यहां से लगाया गया फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया फ्रिक्शन फोर्स, दोनों ही संतुलन में, दोनों ही बराबर हैं, तभी बॉडी संतुलन में है। तो स्थैतिक संतुलन की स्थिति में इसका मान लगाए गए बल P के ठीक बराबर होता है। जैसे अगर फिगर 1 बनाया जाए तो ये, अगर ये यहां से बॉडी इस समतल पे रखी हुई है, आपने यहां से फोर्स P लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में F बराबर म्यू आर लगा, तो अगर ये स्थैतिक संतुलन है, देयर इज नो मूवमेंट, तो इसका मतलब कि ये वाला बल, लगाया गया बल और ये फ्रिक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दो सतहों के संपर्क तल पर घर्षण बल की दिशा, ये दो सतह है, एक इसकी सतह ये और इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी समतल की सतह में घर्षण बल की दिशा हमेशा स्पर्श रेखीय ही होती है। देखिए, जो घर्षण बल है वो इसी सरफेस पे लगेगा, यानी कि एक स्पर्श रेखा जा रही है, स्पर्श करती हुई रेखा को स्पर्श रेखी बोलेंगे। तो स्पर्श रेखीय ही होती है, किसकी? घर्षण बल की दिशा हमेशा स्पर्श रेखीय ही होती है, जो कि लगाए गए बल P के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक विपरीत दिशा, बहुत क्लियर,
बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो घर्षण बल है वो हमेशा किसी भी लगाए गए बल के अपोजिट दिशा में काम करता है, और अगर बॉडी संतुलन की अवस्था में है तो इसका मतलब लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर होता है। तो ये हो गए स्थैतिक घर्षण के नियम। इसके बाद आता है गतिक घर्षण के नियम। गतिक घर्षण के नियम समझेंगे जब कोई पिंड, अब देखिए स्थैतिक घर्षण में हमने जो बात की वो स्थैतिक की बात की कि बॉडी स्थैतिक कंडीशन में। अब गतिक में हम बात करेंगे जब बॉडी में कोई मोशन हो रहा हो, कोई मूवमेंट हो रहा होगा। जब कोई पिंड किसी सतह के सापेक्ष गति करता है तो इस स्थिति में घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है, यही लिखा हुआ है। जब कोई पिंड किसी सतह के सापेक्ष गति करता है तो इस स्थिति में घर्षण बल की जो दिशा है वो गति की दिशा के विपरीत कार्य करती है। तभी हमने कल एग्जांपल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई साइकिल मूव कर रही है तो यानी गति कर रही है, चलते चलते उसका रुक जाना ही प्रदर्शित करता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो गति की दिशा के विपरीत काम कर रहा है। ये हो गया। फिर इसका सेकंड आता है गतिक घर्षण का मान कभी भी दो पिंडों की सापेक्ष गति के मानों पर निर्भर नहीं करता बल्कि इसका मान स्थिर रहता है। देखिए दो सरफेस के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहता है कि स्पीड कितनी है। लेकिन अगर एक्सेप्शन के रूप में देखा जाए, इस पॉइंट को सुनिए, अगर गति बहुत ही अधिक होती है तो फिर घर्षण का मान कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो गति बहुत तेज होगी तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो फ्रिक्शन का मान कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन दो सतहों के संपर्क तल पे लगता है तो वेलोसिटी। लेकिन अभी आपको समझना है यहाँ पे कॉमन जो है कि गतिक घर्षण का मान कभी भी दो पिंडों की सापेक्ष गति के मानों पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, गति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब बात करते हैं लास्ट की। जब कोई पिंड किसी सतह के सापेक्ष गति करता है तो ऐसे में घर्षण गुणांक का जो मान है वो स्थिर अवस्था वाले घर्षण गुणांक की अपेक्षा कम रहता है। इसका कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि देखिए जब ये बॉडी यहाँ पर रखी है, आप इस पर बल लगा रहे हैं तो इसका जितना भी मैक्सिमम रोकने के लिए बल लग रहा होगा, यानी स्थैतिक कंडीशन में है तो स्थैतिक घर्षण बल जितना अधिक लग सकता होगा वो इस बल का विरोध करेगा ताकि ये बॉडी मूव ना करे। लेकिन जब ये बॉडी मूव कर रही होगी उस समय जो घर्षण बल का मान होगा वो कम लगेगा, तभी वो मूव करती चली जा रही है। इसलिए ये लाइन लिखी है कि जब कोई पिंड किसी सतह के सापेक्ष गति करता है तो ऐसे में घर्षण गुणांक का मान स्थिर अवस्था वाले घर्षण गुणांक की अपेक्षा कम रहता है। तो गति की अवस्था में घर्षण गुणांक का जो मान होगा स्थैतिक स्थिर अवस्था वाले घर्षण गुणांक की अपेक्षा कम रहता है। एक पॉइंट क्लियर आपको करना है कि देखिए आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया है कि स्थैतिक घर्षण के नियम लिखिए तो आप कहेंगे सर ने केवल दो लिखवाए। नहीं, ये दो स्थैतिक के लिए हैं, तीन गति के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ कॉमन नियम है जो हम अभी ये पूरा नियम का जो पॉइंट है उनको कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में उनको भी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में आता तो ये तो लिखे ही लिखे, लेकिन उसके साथ बाकी के भी लिखें। ये सब ध्यान रखें अंडरलाइन करने का एग्जाम में, क्योंकि इससे आपके मार्क्स में जरूर इफेक्ट पड़ेगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो अब इसके बाद इसको आप नोट करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे, पहला हो गया स्थैतिक घर्षण के नियम, दूसरा गतिक घर्षण के नियम। अब तीसरा बात करते हैं सीमांत घर्षण के नियम। आप इसे नोट करें। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा घर्षण के नियम के बारे में, जिसमें हमने दो तरीके के जो घर्षण अभी पढ़े, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, उनके नियम पढ़े। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा नंबर सीमांत घर्षण के नियम की, और उसके बाद कुछ ऐसे नियम अगर एग्जाम में आता है सिर्फ कि फ्रिक्शन के लॉज बताइए तो हम कौन से लिखेंगे, स्थैतिक, गतिक या सीमांत। तो इसके लिए एक कॉमन लॉज जो होते हैं जो सब में फिट बैठते हैं उनकी बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सीमांत घर्षण के नियम। अगर सीमांत घर्षण को थोड़ा सा भी रिकॉल करें तो सिर्फ सीमांत घर्षण एक ऐसा घर्षण होता है जिसमें हम जब किसी भी वस्तु पर बल लगा करके वो मूव करने ही वाली होती है, वो गति शुरू करने ही वाली होती है, उस समय जो मीन्स उसको जो बल लग रहा है उसको बल को सहन करने की सीमा का अंत हो जाए। तो जब हम इस पे बल लगा रहे नहीं खिसक रहे, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि बल लगाते ही थोड़ा सा मूव करना शुरू करने ही वाली होती है, उस समय जो घर्षण लगता है वो सीमांत घर्षण होता है और इस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो अगर हम देखें तो सीमांत घर्षण, अभी हम जब पहला वाला वीडियो इसके देखे थे लेक्चर नंबर 21, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F बराबर म्यू आर होती है। तो अगर F बराबर म्यू आर लिखते हैं तो ये आता कैसे है, ये ऐसे म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी अगले वाले लेक्चर में हम इसी को पढ़ने वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर इसको हटाते हैं तो दिखाया जाता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब ये एक बॉडी है
और ये बॉडी अगर किसी तल से जुड़ी हुई है, किसी तल पर ये संपर्क में है, तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा और इसी संपर्क तल से रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होगी। तो अगर इस बॉडी में कोई बल P लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में F बराबर म्यू आर लगेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स F है वो अभिलंब प्रतिक्रिया, जो अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होता है, समानुपाती, यानी F बराबर R। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो म्यू लगा देते हैं, तो ये निकल आती है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और इस तरह का फिगर अगर हम बना पाए तो एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। तो हम सबसे पहले वही चीज में लिखी हुई है कि सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R में एक स्थिर अनुपात होता है। यहाँ से क्या निकल करके आएगा, अगर F बराबर म्यू R है तो F अपॉन R इक्वल्स टू म्यू निकल करके आएगा। अगर क्या है F बराबर म्यू R तो F अपॉन R इक्वल्स, तो यही लिखा है ये F क्या है, सीमांत घर्षण, R क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R में एक स्थिर अनुपात होता है जिसको घर्षण गुणांक म्यू के नाम से जाना जाता है। इस स्थिर अनुपात का मान हमेशा संपर्क सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये बॉडी है, इनका क्या पदार्थ है, संपर्क सतहों का, इसी पर भी तो फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। अगर किन्हीं दो संपर्क सतहों के बीच में वाटर फ्लो करा दिया जाता है तो देखिए फ्रिक्शन का मान कम हो जाता है। तो यानी कि संपर्क सतहों के बीच में कौन सा पदार्थ है, ये इनका कौन सा पदार्थ है, इस पर इसका मान बहुत अधिक निर्भर करेगा। तो सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का जो अनुपात वो स्थिरांक म्यू है, यानी F अपॉन R इक्वल्स टू म्यू। दूसरा नियम है, सीमांत घर्षण बल का मान कभी भी पिंडों की संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। कोई क्षेत्रफल 1 स्क्वायर मीटर है, कोई क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर मीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संपर्क की सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है। अभी ऊपर बताया है संपर्क की सतहों के पदार्थ पर निर्भर करेगा, ना कि इस पर निर्भर करेगा कि उनका क्षेत्रफल कितना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिए और बस दिमाग में बैठा लिए कि एक्चुअल में ऐसा ही तो होता है, और बस फिर इसके वही चीज एग्जाम में लिखिए। बस सेंटेंस की जो हम वाक्य बना रहे हैं वो वाक्य प्रॉपर हो। हम गतिक घर्षण में सीमांत न लिखाएं, सीमांत घर्षण में स्थितिक न लिखाएं, तो जो जिसमें होता है उस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो ये हो गए, अगर स्पेशली नाम से पूछा जाता है कि भाई स्थैतिक घर्षण के नियम बताइए, सीमांत घर्षण के नियम बताइए, गतिक घर्षण के नियम बताइए, अगर सिर्फ पूछता है कि घर्षण के नियम बताइए तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमने अलग से पॉइंट जो है इसी से मिलते जुलते, भाई क्या होगा, घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत दिशा में लगेगा, ये F बराबर म्यू आर हर जगह पे फॉर्मूला होता है। तो यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा और जो अभिलंब प्रतिक्रिया यानी नॉर्मल रिएक्शन है उनका जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। फिर इसके बाद जो घर्षण बल है वो क्षेत्रफल पर निर्भर कहीं नहीं करेगा, घर्षण बल पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं नियम को शॉर्टकट में अगर आता है तो हम लिख देंगे। देखिए घर्षण बल F का मान अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिखा हुआ है, और F बराबर म्यू आर, बिल्कुल सिंपल, अभी हमने पढ़ा। घर्षण बल F की दिशा पिंड की सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होती है। ये पिंड की गति इस तरफ हो रही तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रहा है, बिल्कुल कॉमन लॉ। घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, यही अभी लिखवाया कि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल क्लियर समझिए क्षेत्रफल का, ये डस्टर यहां से जितने क्षेत्रफल में है, अगर इस हाथ को के साइज को बढ़ा दिया जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ गया, तो इससे कोई डिपेंड नहीं करेगा कि जो है घर्षण कम हो जाए कि ज्यादा, क्योंकि इसका मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इससे डिपेंड करेगा, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। वही चीज अगली आती है, घर्षण बल का मान सतह की रुक्षता पर निर्भर करता है, रफनेस पे। आप अभी जहां पर बैठे हैं वहां पर अगर टाइल्स लगा होगा तो आप देखेंगे कि वहां चिकनापन ज्यादा है, फिर आप किसी रोड में जाते हैं तो वहां पर खुरदरापन ज्यादा है, अगर और खुरदरापन हो जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू और अधिक बढ़ जाएगी। तो जैसे रोड चिकनी होती है तो एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है, गाड़ी के स्लिप होने का खतरा ज्यादा होता है। तो आप देखते हैं जो नई रोड बनती है उसमें एक लाइन सी बना दी जाती है या कुछ ऐसे उभार निकाल दिए जाते हैं जिससे फ्रिक्शन उसमें ज्यादा रहे और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बाथरूम में जो टाइल्स लगाते हैं और जो कमरे में टाइल्स होते हैं उनके वो दोनों एक दूसरे कंपेरिजन में अलग होते हैं, क्योंकि वहां पर पानी का कंटिन्यूअस सप्लाई होता है बाथरूम में, तो गिरने का फिसलने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसलिए क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, बस सतह की रुक्षता पर भी निर्भर करता है। उसी तरह घर्षण बल का मान पदार्थ पर भी निर्भर करता है, कौन से पदार्थ का है। तापमान के समान परिवर्तनों के लिए म्यू का मान स्थिर रहता है। तो जो टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहे हैं, नॉर्मल चेंज हो रहे हैं, तो उससे म्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बस अब इस बात का याद रखिए कि घर्षण के नियम आते हैं, तो अगर स्थैतिक घर्षण के नियम आ रहे हैं तो वहां पर आपको दो बताए गए हैं, अभी उनको लिखिए। फिर आप ये भी लिख सकते हैं, तापमान के मान के बारे में लिख सकते हैं, ये भी घर्षण के जो चाहे गति का नियम हो चाहे सीमांत नियम हो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, घर्षण बल का मान पदार्थ ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा पिंड की सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत होती है, तो ये गतिक घर्षण का एक प्रकार से, क्योंकि गति की बात करें, लेकिन
फ्रिक्शन की मान तो हमेशा गति की दिशा के विपरीत होता है, तो जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, अगर स्थैतिक की बात करते हैं, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है तो गति को शुरू ही नहीं होने देगा, तो वहां पर स्थैतिक घर्षण आ जाएगा। तो और ये घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती है। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिखा गया है, आप इनको प्रॉपर तरीके से नोट करिए, और यही मैं कहूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयार करिए। एग्जाम धीरे धीरे करीब आ रहा है, एक लेक्चर रोज पढ़ रहा है, आप उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, पूरी मैकेनिक्स की तैयारी आपकी लगातार हो रही है। अब इसके बाद एक और नया टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस में, जिसका नाम है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम या सीमांत साम्यावस्था। उसको देखते हैं, और कुछ एक दो टॉपिक जैसे कि घर्षण के लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं उसको देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रिक्शन का, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं सीमांत साम्यावस्था, इसको आप नोट करें। तो अभी हमने बात की थी घर्षण के नियम की, जिसमें हमने स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और कुछ कॉमन घर्षण के नियम बताए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत बार उससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। एक्चुअली में जो पहले अप्लाइड मैकेनिक्स चलता था उसमें साफ साफ दिया था लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो स्थिर ये स्थैतिकी घर्षण है उसके नियम। लेकिन जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है उसमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है, तो वो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में सीमांत भी आ सकता है, स्थैतिक भी आ सकता है, गतिक भी आ सकता है, या फिर जनरल लॉज भी आ सकते हैं। तो अगर जनरल लॉज आते हैं तो जो आपको लास्ट में लिखवाएं वो आप जरूर लिखें। अब इसके बाद एक और नया टॉपिक सिलेबस में ऐड हुआ है जो प्रीवियस अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस में नहीं था, वो है सीमांत साम्यावस्था। सीमांत घर्षण बल जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, और सीमांत साम्यावस्था भी आया है। देखिए अभी इसके पहले जो हमने बताया था सीमांत घर्षण बल के नियम, उसमें भी बताया था कि अगर ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी कि मूव करने ही वाली होगी। तो जब मूव करने ही वाली होगी, यानी मूव की नहीं है, उस समय पिंड संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलन का मतलब ही साम्यावस्था से है। तो जब पिंड संतुलन में होगा यानी साम्यावस्था में होगा, तो उस समय हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस पिंड पर कितना मैक्सिमम बल कार्य कर सकता है या लग सकता है, जिससे वह अपनी संतुलन की अवस्था को ना छोड़े। तो इसी संतुलन जब किसी भी बॉडी के वो अंतिम चरण पे पहुंच जाए कि उस बल को लगाने के बाद बॉडी अगर उससे थोड़ा भी अतिरिक्त बल लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी, तो वो स्थिति कहलाती है सीमांत साम्यावस्था की स्थिति। सीमांत साम्यावस्था उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई वस्तु गति शुरू करने ही वाली होती है लेकिन फिर भी स्थिर होती है। बहुत क्लियर पॉइंट है, करने ही वाली होती है लेकिन की नहीं है तो स्थिर होगी। इस बिंदु पर लगाया गया बल सीमांत घर्षण बल के बिल्कुल बराबर होता है। मैं चाहता हूं एक बार और समझिए कि ये वस्तु स्थिर अवस्था में अभी रखी है, हमने इस पर बल लगाया लेकिन अभी नहीं खिसक रही है, फिर हमने और बल बढ़ाया नहीं खिसक, लेकिन हम थोड़ा सा बल अब इसके बाद बढ़ाएंगे तो ये मूव कर जाएगी। इसका मतलब कि जब तक ये मूव नहीं की थी तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो सीमांत घर्षण बल था, और वो लगाए गए बल के सीमांत घर्षण बल के बिल्कुल बराबर होता है। इसी स्थिति को हम सीमांत साम्यावस्था कहते हैं। सीमांत साम्यावस्था में कोई भी अतिरिक्त बल, अब सीमांत साम्यावस्था हो गया, अब इसके अलावा अगर हम अतिरिक्त बल वस्तु को हिलाने, स्थैतिक घर्षण पर काबू पाने और गतिक घर्षण में परिवर्तित होने का कारण बनेगा। इस लाइन को जरूर लिखना है अगर सीमांत साम्यावस्था। तो देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बीटी यूपी में स्पेशली बदला है, जहां पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तो आ सकता है सीमांत साम्यावस्था किसे कहते हैं। तो सीमांत साम्यावस्था में अगर अब हमने जो बताया कि है संतुलन, लेकिन जितने बल से संतुलन का हमने थोड़ा भी बल ऐड कराया तो मूव कर गया, जैसे ही मूव करेगा गतिक घर्षण आ जाएगा, क्योंकि अब स्थैतिक घर्षण खत्म हो गया, स्थैतिक घर्षण पे कंट्रोल हो गया, गतिक घर्षण आ गया। वही लिखा है सीमांत साम्यावस्था में कोई भी अतिरिक्त बल वस्तु को हिला दिया, स्थैतिक घर्षण पर काबू करने, स्थैतिक घर्षण खत्म हुआ और गतिक घर्षण में परिवर्तित होने का कारण बनेगा। ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये लिखना है आपको ऐसे ही। व्यवहारिक अनुप्रयोगों, अब हम जनरल अगर जहां बात करते हैं यूज करने में, तो सीमांत साम्यावस्था ऐसी स्थितियों में महत्वपूर्ण जैसे कि अधिकतम भार निर्धारित करना, जिससे कोई सतह बिना फिसले सहारा दे सकती है। कि अगर हमें कोई भी ऐसा फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसमें हमें कोई वस्तु स्थिर अवस्था में ही रखनी है, लेकिन कितना अधिक से अधिक फोर्स लगाया जाएगा कि वो स्थिर अवस्था में रहेगी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सीमांत साम्यावस्था का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना है सीमांत साम्यावस्था के बारे में। अब एक प्रश्न और जनरली कि अगर फ्रिक्शन के लाभ पूछे और हानियां पूछे, तो पिछले लेक्चर जो 21 था उसमें हमने बताया था कि फ्रिक्शन एक प्रकार से हम कह सकते हैं वरदान भी है और एक प्रकार से अभिशाप भी है। मींस फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि जैसे एडवांटेजेस की बात करें तो अगर पुली
और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो उस तरीके का पावर ट्रांसफर नहीं हो पाता। और तो ये फ्रिक्शन के लाभ है। लेकिन हानियों में अगर बात करें तो जब किन्हीं दो सतह के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो वहां उष्मा उत्पन्न होती है। उस उष्मा को खत्म करने के लिए हमें लुब्रिकेशन या स्नेहक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारे अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, और भी इसी प्रकार से बहुत सारी हानियां और लाभ लिखे हुए हैं। तो घर्षण के बिना जमीन पर पैदल चलना असंभव हो जाता है। बिल्कुल, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो जमीन पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम जमीन पर आसानी से चल पा रहे हैं। घर्षण के बिना वाहनों पर ब्रेक नहीं लग पाते। जब आप किसी भी बाइक में या साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक जब तक सतह के संपर्क में नहीं आता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कैसे लगता। दोनों अपना अपना घूमते रहते, एक दूसरे से कांटेक्ट पे भी आते, तो फ्रिक्शन नहीं था तो कुछ नहीं होता। भले उससे उष्मा निकलती है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक है। घर्षण की अनुपस्थिति में बेल्ट द्वारा गति संभव नहीं हो सकती। वही जो बताया था कि बेल्ट और पुली का एग्जांपल, कि घर्षण नहीं होता तो जो बेल्ट है वो पुली से खिसक जाती, पावर कहीं से ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। घर्षण के बिना नट बोल्ट आपस में कस नहीं सकते। आप जो नट बोल्ट को कसते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उनका कसना या उनका कसाव होना मुश्किल होता। ये हो गए सारे एडवांटेज। इसके अलावा भी बहुत है लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त है। अगर बीच में इस तरह लिखा है तो इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, वो जगह की कमी के कारण, और आपको साफ समझ में आए कि एक तरफ लाभ लिख दी, एक तरफ हानियां लिख दी। हानि भी अब क्या है, घर्षण के कारण मशीनों के विभिन्न जो चल पार्ट्स होते हैं शीघ्र घिस जाते हैं। जब किन्हीं दो चीजों के बीच में बराबर मोशन होती रहेगी और उनके बीच में उष्मा व उत्सर्जन होता रहेगा तो उन पार्टों की धीरे धीरे लाइफ खत्म होती जाएगी और वो घिसना शुरू हो जाएंगे। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। जो मशीन की, जब देखिए पार्ट्स घिस गए तो आपको पार्ट्स बदलने पड़ेंगे, उसका खर्चा अतिरिक्त आएगा, सही से मोशंस नहीं हो पाएंगी, कहीं ना कहीं मोशन में रुकावट आ जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। तो इस घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होती है जिसको कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, जिससे अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाएगा। घर्षण कभी हमें बिल्कुल, घर्षण से निकलने वाली उष्मा हमारे लिए काम की नहीं होती है, लेकिन वो पार्ट्स को खराब करती है और लाइफ को रिड्यूस करती है किसी भी इक्विपमेंट के, मशीन के। तो उसको कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई तरल या हम कैसे कोई कूलेंट देना होगा, जिसको हम स्नेहक भी बोलते हैं। उसके जैसे कि देखिए, आपने जनरली कोई दुकान देखी होगी, दुकान में शटर लगी होती है, उसको बंद करना खोलना का काम होता है, तो किनारे जहां पे शटर फंसी होती है वहां पर ग्रीस लगाई जाती है, वही है स्नेहक, ताकि उस शटर का आराम से मूवमेंट होता रहे। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगा तो जो शटर का बार बार बंद होना खुलना, जिससे कि उसके पार्ट्स घिस जाएंगे फ्रिक्शन की वजह से और वो खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम लुब्रिकेंट्स या स्नेहक का प्रयोग करते हैं। इसके किसी भारी वस्तु को खींचने के लिए घर्षण के कारण अधिक बल लगाना होता है। बिल्कुल सही, पहले तो वो भारी वस्तु है उस पर हमें बल लगाना ही, इसके बाद वो नीचे से स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हमें और अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो ये हुए कुछ घर्षण के लाभ और घर्षण की हानियां। तो इस लेक्चर में हम यहां तक इसको कवर करेंगे। फ्रिक्शन का ये सेकंड लेक्चर है और वैसे 22nd लेक्चर है इस पूरे मैकेनिक्स का। तो इसके बाद हम लोग 23rd जो लेक्चर होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि उससे क्वेश्चन 99% आना है। इससे जो फ्रिक्शन के लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सीमांत साम्यावस्था भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 22 में। आप इस वीडियो को, जितना भी इन वीडियोस को शेयर करेंगे और स्टूडेंट्स को फायदा होगा, क्योंकि मैकेनिक्स का पेपर या जो पेपर है आपके बोर्ड के वो बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। कोर्स पूरा कराया जाएगा, रोज एक एक वीडियो भी डाला जाएगा, तो लास्ट तक कोर्स पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए, रिवीजन करिए, न्यूमेरिकल्स के वीडियोस भी पड़े हुए हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे कि हमको भी एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 23 में। शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।